डैडी जब लास्ट में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए ना, तो वो हेलुसिनेशन में बातें करते थे। तो रात को उन्होंने उठ जाना 3 बजे, मिल गया ऐसे उठ के ना मम्मी को, मिल गया, उसको अवार्ड मिल गया। आप मानेंगी मोनिका जी, मैंने लिस्ट खोली, लिस्ट देखी, मेरा कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मैं खुश नहीं हो रही थी, मुझे कुछ कुछ था ही नहीं, क्योंकि ऐसा रहा है कि हमेशा कुछ भी होता था तो मैं उन्हें फ़ोन करती थी। और मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे किसी डिलेमा में नहीं रखना, मुझे क्लियर बताना कुछ भी है। कहते ठीक है। मेरी एज पूछी, मैंने कहा 39। देन ही टोल्ड इट्स अ ट्यूमर। हम इसे अंत मान लेते हैं, इस बीमारी का होना हम समझ लेते हैं कि बस इट्स अ बैटल, इंडीड इट्स अ बैटल। जंग है, हर दिन की जंग है। आप सुबह उठते हैं तो रात तक ज़िंदा रहने की जंग है। रात को सो जाते हैं तो सुबह उठने तक की जंग है। पर जंग में इतनी जल्दी हार तो नहीं मानी जाती। लड़ना है, लड़ना है तो वो पूरे अपने दम से लड़ना है। टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, वी द चेंज मेकर के इस एपिसोड में हम जिस पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो एक ऐसी शख्सियत से ताल्लुक़ रखती है, जिसका अपने आप में एक नाम है और अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में भी उसका एक दबदबा रहा है। नाम है मुश्ताक काक। और अगर मैं आज की पर्सनैलिटी की बात करूँ तो मनोरंजन की दुनिया से जो भी जुड़े हैं, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार की अहमियत बखूबी जानते होंगे। तो आज वही अवॉर्डी हमारे साथ मौजूद है, नाम है इफ़रा कात। इफ़रा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिताजी तो एक्टिंग की दुनिया से वाबस्ता था, मतलब थे ही। तो आप हमें ये बताइए कि एक ऐसे दौर में, आज से अगर 2 दशक पहले की बात करें, तो उस समय लड़कियों का पढ़ना भी बहुत एक वो होता था कि जी पढ़ा लिया है, डॉक्टर इंजीनियर बना लिया एंड दैट्स एनफ। और उस टाइम पे थिएटर के साथ जुड़ना कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मोनिका जी मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और रही बात थिएटर को चुनने की, तो मेरे घर में बचपन से ही थिएटर का माहौल रहा। रीडिंग्स, रिहर्सल्स जो थी वो मेरे घर पर होती थी, क्योंकि डैडी के साथ जो भी जुड़े लोग होते थे वो वहाँ पर आते थे बातचीत करने के लिए। तो थिएटर का माहौल घर से था और मुझे बहुत शौक था। मैं उनकी रिहर्सल्स देखती थी और उन्हें देखती थी कि वो कैसे अपने एक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और मन में बस ये रहता था कि ये क्या हैं? बाकी तो सब सामने कर रहे हैं, बट ये कौन है? ये क्या करते हैं? तो बहुत दिमाग को झंझोड़ने के बाद पता चला कि अच्छा, डैडी डायरेक्टर होती। ओके। हाँ, ये मुझे क्लास 1 या 2 में थोड़ा समझ आया कि डैडी डायरेक्टर होते हैं और बाकी जो हैं वो एक्टर्स होते हैं। तो शौक था, एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट भी मैंने बहुत काम किया। डीडी जम्मू तब आता था शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक, डीडी का शेर। और डीडी मेट्रो के लिए भी मैंने हब्बा खातून, अयाश आरिफ साहब के साथ इस समय किया। तो 5th-6th तक मैं एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत काम करती रही टीवी के लिए। पर उसके बाद एक सडन ब्रेक आया कि डैडी ने एक सडन डिसीजन लिया कि नहीं, पढ़ाई अफ़ेक्ट हो रही है। तो और मैं एक बागी बच्चा, और मैं बोलूँ कि नहीं मुझे करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैं माँगता हूँ कि पढ़ाई पूरी करो और तुम ये करके दे दो मुझे पढ़ाई, और उसके बाद तुम जो करना चाहोगी तो तुम करना। मैंने 10th कर लिया बड़े अच्छे मार्क्स के साथ। मैंने कहा अब? कहते नहीं, अभी तो 12th है। मैंने 12th भी कर लिया। फिर कहते मैंने कहा अब? कहते नहीं, अब ग्रेजुएशन चाहिए मुझे। अब ग्रेजुएशन करो, उसके बाद तुमने जो करना है करो। तो क्या हम कह सकते हैं कि या तो वो आपको रंगमंच की दुनिया से हटाने की नहीं, उनका बस एक एक मोटिव था, वो सिर्फ वो मेरे लिए नहीं, बल्कि उनके हर स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट उनके पास आता था ना, वो पहले उससे पूछते थे तुमने पढ़ाई की? ओके। शायद वो खुद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। तो वो सबको बोलते थे कि आपने थिएटर करना है, कुछ भी करना है, नहीं पढ़ाई पूरी करके आओ। आपके माँ-बाप का भी एक सपना होता है, आपका भी है, माँ-बाप का भी है। उनका भी सपना पूरा करो, अपना भी सपना पूरा करो। तो मुझे कहते कि ग्रेजुएशन कर। जब तक मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड से पास आउट हूँ मैं। अ, तो ग्रेजुएशन जब तक कर रही थी, तब तक थिएटर के बारे में और एक्सपोज़र हो चुका था। डैडी तब
आर्टिस्टिक डायरेक्टर श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के दिल्ली में थे। तो थिएटर के बारे में एक्सपोज़र हो रहा था कि थिएटर के बारे में पढ़ाई है, वो पता चला कॉलेज के दिनों में। डिस्प्ले योर टैलेंट, जहाँ आज मैं यूनिवर्सिटी में कल्चरल ऑफिसर हूँ, तो वहाँ पर एज़ स्टूडेंट मैं पहले आती थी डिस्प्ले योर टैलेंट में। वहाँ आना, अब उसके बाद ग्रेजुएशन भी हो गई, फिर डैडी कहते अब मैंने कहा डैडी अब मुझे नाटक करवाओ। कहते नाटक नहीं, अब तुम पढ़ाई करो। ओके, पढ़ाई करो और अब थिएटर में पढ़ाई करो, ऐसे शौकिया नाटक नहीं करना। ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास था दिल्ली, चंडीगढ़ पास था, वहाँ पर एमए है। और अभी तो बहुत अच्छा हो गया है कि कुछ दिन पहले ही अनाउंस हुआ है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने पहली बार एमए इंडियन थिएटर और म्यूज़िक शुरू किया है यहाँ पर। तब वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी। तो एनएसडी में मैं नहीं गई क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे सब जानते होंगे डैडी को, और अगर मेरा हो जाता तो कहते मुश्ताक की बेटी है, हो ही जाना था। नहीं होता अगर तो कहते मुश्ताक की बेटी का नहीं हुआ, लानत है इस पर ये। तो मैंने कहा एक कहीं और ट्राई किया जाए। तो उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो डिपार्टमेंट था थिएटर का, वो बहुत अच्छा उस समय काम कर रहा था। तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, टॉप किया, और उसके बाद वहीं पर 3 साल मैंने एमए की, स्पेशलाइज़ेशन की डिज़ाइन डायरेक्शन में। और उसके बाद जहाँ की उसके बाद बहुत सारे ऑफ़र्स आए, एक्टिंग के भी या काम करने के, बाहर करने के भी। बट मैंने चुना कि नहीं, मैं अपनी जगह, अपनी मिट्टी में जाके जो फॉर्मल ट्रेनिंग का कांसेप्ट नहीं है यहाँ पर, मैं वो शुरू करूँ। और मैं वापस आई। मैंने एनएसडी का एक मुझे वर्कशॉप मिला, प्रोफेसर अनुराधा कपूर तब डायरेक्टर थी, और मैं यंगेस्ट कैंप डायरेक्टर थी तब। आई थिंक ये 2012 की बात है। उसके बाद मैंने आके यहाँ पे नाटक किया था, और फिर वो कहानी है, बस वो नाटक अवार्ड उसके उसे मिलते गए, और वो अम, मतलब नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ट्रैवल किया वो। अगर बात जम्मू की करें, तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने आपके पिताजी से बात करी थी लास्ट, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा एक सपना है, मेरा ड्रीम है कि जम्मू उस लेवल तक आए, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा वो रहा हाँ जी। है ना? तो जम्मू की अगर बात करें, तो जम्मू अगर थिएटर की बात करें, तो थिएटर में कहाँ किस लेवल पे फ़ॉल करता है? जम्मू में बहुत अच्छा थिएटर होता है, लोग, और अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र हो गया है, लोग बाहर से पढ़कर आए हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। थिएटर की गतिविधियाँ बीच में कुछ टेक्निकल कारणों से अभिनव की रेनोवेशन चल रही थी, कुछ बंद हो गई, पर आप देख रही होंगी कि आजकल कुछ वो वीकली थिएटर सीरीज़ भी एक चल रही है, तो उसमें बच्चे नाटक कर रहे हैं, बीच में बंद हो गया था। बट पोटेंशियल बहुत है यहाँ। एनएसडी ने एक और टेक्निकल थिएटर डायरेक्टर्स वर्कशॉप करी थी, उसमें से बहुत डायरेक्टर निकल के आए, और बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है। अभिषेक है, रविंदर है, सुमीत हैं, भाषा हैं, सब बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। बट वही है कि अ, एक शो होता है, बंद हो जाता है, और उसके बाद कुछ कंटिन्यू एफर्ट की ज़रूरत है। बट हाँ, जो ये शुरू हुआ है अब एमए, मुझे लगता है कि इसके बाद और बदलाव आएँगे। डिस्प्ले योर टैलेंट की बात करते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी होस्ट करता है इसको एक अच्छे लेवल पे, यहाँ कॉलेज लेवल पे होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आता है, उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं जो अच्छे बच्चे हैं। तो इसको होस्ट करने के लिए जो आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आप किस तरह से तैयार करते हैं? डिस्प्ले योर टैलेंट होस्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो है। हमारे पास अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उनका मेन रहता है इस जो ये इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज़ करने का। बट हमने पिछले साल से इसमें एक चेंज लाया। हमने ये ज़ोन वाइज़ भी शुरू किया ताकि क्वालिटी, और क्लस्टर के बनने से कुछ कॉलेजेस चले गए, अलग हो गए। तो वो थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क पड़ने लगा, कॉम्पिटिशन में फ़र्क पड़ने लगा। तो जो हमारी कमिटीज़ हैं, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि इसे ज़ोन वाइज़ कर दिया जाए। तो हमने इसे 5 ज़ोन में बाँटा। रावी, चनाब, भदरवा, ये वाले ज़ोन में, देविका ज़ोन,
वहाँ से फिर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करके जीत के जो वहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, फिर वो यहाँ आए कम्पीट करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में। फिर यहाँ पर कम्पीट करने के बाद वो आगे नॉर्थ ज़ोन में गए, फिर उसके बाद वहाँ से जीते जो तो वो आगे नेशनल्स पे गए। हर एक पिता का सपना होता है उसकी बेटी राइज़ करती जाए और उसे पुरस्कारों में भी वो पुरस्कार मिले जो उसकी श्रेष्ठता साबित करे। तो जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया इफ़्रा को, पिताजी तो साथ नहीं थे। क्या भाव था मन में? आप मुझे वहाँ ले ले गई हैं जहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग जाने नहीं देते हैं आज तक उस ज़ोन में। जब उनकी मूवी रिलीज़ हुई थी गदर 2, लास्ट मूवी रही, लास्ट तो फाइटर और तेजस रही, बट रिलीज़ जो जिसपे बहुत ज़्यादा काम उनका ऊपर कराया है गदर 2, और बहुत कॉल्स उनके पास आ रहे थे उस दिन, बहुत कॉल्स, और सबके साथ बात भी नहीं कर पा रहे थे। उस दौरान वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। गदर 2 की शूटिंग उन्होंने कीमोथेरेपी चलते हुए की हुई थी। तो बहुत सारी कॉल्स आ रही थी उनको उस समय और वो अटेंड भी नहीं कर पाते थे। स्टिल सोशल मीडिया पे आके उन्होंने थैंक्स किया सबका जो लोग देखने गए। उसी दौरान बस ये बात चलती रहती थी कि ये एक हर साल यंग जो लोग हैं उन्हें ये पुरस्कार मिलता है। संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कहा जाता है, अलग-अलग कैटेगरीज़ में। मेरा नाम भी पिछले 10 सालों से नॉमिनेट हो रहा था, और इसका बताऊँ कि इसकी जो सीनियर मतलब कैटेगरी है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अवार्ड देते हैं, वो डैडी को मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है सेने डायरेक्शन में उन्हें मिल चुका है, और उनका भी नाम नॉमिनेट जो है वो 10 सालों से होता था। बट चूँकि कुछ कमिटीज़ में या कुछ इस तरह का कुछ ऐसे हालात बनते थे कि उनका भी नहीं हो पाता था, और एक टाइम ऐसा आ गया कि उनका और मेरा नाम एक साथ चल रहा था। मेरा जूनियर के लिए और उनका सीनियर के लिए, और बाप बेटी में कंपटीशन कह सकते हैं। फिर बात ये हो गई कि भई एक घर में 2 अवार्ड नहीं जा सकते। तो उस साल डैडी को अवार्ड दिया गया। बस उसके बाद इंतज़ार रहा कि मेरा भी होगा। मैं भी तंग आती थी, नहीं मिलता ठीक है छोड़ो। मतलब काफ़ी ऐसे-ऐसे लोगों को भी मिल गया जो मतलब उस फ़ील्ड के भी नहीं थे, बट तो डैडी जब लास्ट में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए ना, तो वो हैलुसिनेशन में बातें करते थे, तो रात को उन्होंने उठ जाना 3 बजे, मिल गया ऐसे उठ के ना मम्मी को, मिल गया, उसको अवार्ड मिल गया। लाओ मैं फ़ोन कर दूँ, मैं वो प्रेस रिलीज़ नहीं देगी, मुझे पता है वो ऐसी है, वो लिखती नहीं है, वो प्रेस रिलीज़ नहीं देगी, मैं करूँगा फ़ोन। तो मम्मी समझाती थी कि आप बैठ जाइए, कुछ कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मिल गया है। तो दूसरे दिन जब मैंने पहुँचना तो कहते अवार्ड मिल गया ना, अवार्ड मिल गया। फिर मतलब इतनी ज़्यादा वो ज़िद्दी वो हो गए कि उन्होंने मेरे से साइट खुलवाई, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा डैडी कुछ भी नहीं है। नहीं तुझे तुझे नहीं पता, वो लिस्ट साइन होने गई है कुछ नहीं वैसी कोई बात ही नहीं हो रही थी। डैडी चले गए, और उसके बाद ना उस अवार्ड का शौक रहा, ना कुछ दिल में रहा, बट मुझे पता चलता है कि उसी साल मुझे अ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड युवा पुरस्कार से मैं सम्मानित हुई हूँ, और जब जिसने मुझे कॉल किया उस दिन रात को, जब ऑफ़िशियली लिस्ट आ गई साइट पे, कॉल किया और कहा मुबारक है, आपको अवार्ड मिला है। तो मेरा जवाब बड़ा तीखा-सा जवाब था उसको कि मैंने बाप खोया है 3 महीने पहले, तो मेरे साथ मज़ाक मत करो, मैं मज़ाक नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं तुम लिस्ट खोलो और लिस्ट देखो। आप मानेंगी मोनिका जी, मैंने लिस्ट खोली, लिस्ट देखी, मेरा कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मैं खुश नहीं हो रही थी, मुझे कुछ कुछ था ही नहीं, क्योंकि ऐसा रहा है कि हमेशा कुछ भी होता था तो मैं उन्हें फ़ोन करती थी। उस दिन समझ ही ना आया फ़ोन किसको करना है। कहते हैं जो सपने में भी अपने हुनर की, अपनी प्रतिभा की बात करे वो कलाकार है और जो सपने में भी अपने बच्चों के सपनों की बात करे वो असल में बाप है। और ये वही बाप था जिसने अपनी बेटी के लिए एक सपना देखा था और उन्हें लगता था कि मैं बेशक जा रहा हूँ लेकिन
ये सपना सच होके रहेगा। बात अगर मुश्ताक अख्तर की करें तो दर्शकों में बताना चाहूँगी, मोस्टली हमारे दर्शक जानते होंगे, उन्हें कैंसर हुआ था और कैंसर के इलाज के दौरान ही उनकी मौत हुई। आज हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इफ़्रा को लेकर आए हैं और इफ़्रा भी कुछ साझा करेंगी और शायद पहली बार एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर ये बहुत बड़ी बात जो है उसका खुलासा होगा। इफ़्रा, आप भी उसी दर्द, उसी स्थिति से गुज़र रही। कब पता चला कि आप भी उसी बीमारी से जूझ रही हैं जो आपके पिताजी को ले डूबी थी? डैडी चले गए, उसके बाद मतलब मैं थोड़ी गुमसुम रहती थी। मतलब वही खाना-पीना छूट जाना और सबको लगा कि ग्रीफ़ बहुत ज़्यादा है और सब मुझे बोलते भी थे, "तुम बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी हो रही हो, ऐसे मत करो।" डैडी का बहुत बड़ा सपना था हमें कि मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए, तो अब हम वो करने वाले थे। तो हमने बहुत क्लोज़ अफ़ेयर में उसकी शादी की। उस दौरान मुझे जॉन्डिस हुआ और वो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था कि मुझे बहुत इचिंग और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। शादी हो गई, उसके बाद अप्रैल में मैंने लास्ट एंडिंग ऑफ अप्रैल में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और लिटरेरी क्लब के साथ एक नाटक किया, किंग लियर। वो नाटक बहुत जल्दबाज़ी में करना था क्योंकि कॉन्फ्रेंस थी और उसमें वो नाटक तैयार करना था, तो वो नाटक तैयार हुआ। 2-3 बार उस नाटक को तैयार करते हुए मैं थोड़ा-सा मतलब मुझे डिज़ीनेस हो जाती थी और मुझे लगता था कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, शायद इसीलिए। मुझे उस समय भी जॉन्डिस था, दोबारा जॉन्डिस हो गया था, एक बार ठीक होके दोबारा जॉन्डिस हो गया था और मैं सभी मुझे बोलें कि तुम एक बार चेकअप करवा लो, ये कर लो। अब वो ध्यान ही नहीं जा रहा था क्योंकि लाइफ़ इतनी बिज़ी हो गई थी, इसके बाद नाटक हैं, ये है, वो है, बच्चे हैं, तो आप देख ही नहीं रहे हो अपने आप को। अब पता नहीं कई लोग इस चीज़ को मानेंगे, यकीन करते हैं कि नहीं करते, पर मैं बहुत करती हूँ कि हमारे अपने सपनों में आकर उनसे बात करते हैं। तो एक दिन मैं सोई हुई थी और ख्वाब आया, मैं पूरा ख्वाब तो नहीं मतलब बता पाऊँगी, बस उसमें थोड़ा-सा इशारा ये था कि जैसे उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, कुछ ऐसा इशारा। और मैं रात को 3-4 बजे उठ गई अचानक से, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आई थिंक हमें एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। वो कहते ठीक है, अब उन्हें भी लगा कि अचानक से ठीक है। दूसरे दिन मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई हूँ और मैंने डॉक्टर को कहा है क्लियरली कि भाई मुझे किसी डिलेमा में मत रखना। तो क्योंकि मैंने वो एक जो स्कैन कर रहे थे, उन्होंने दूसरे को भी बुलाया एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग, तो थोड़ा हम थिएटर वाले हैं, हम अ, हाव-भाव समझ जाते समझ हैं। आता है। तो मैं देख रही हूँ उनको और उनको मैंने बोला, मैंने कहा देखिए मुझे किसी डिलेमा में मत रखना। उसका रीज़न ये था कि मेरे पापा को भी जब ये प्रॉब्लम थी, तो मेरी बड़ी दीदी जो हैं लड़की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब अब जैसे उसे हम पिता की तरह लेते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो उसने मुझे नहीं बताया था कि डैडी को क्या प्रॉब्लम है और किस स्टेज का है। मुझे ये तक नहीं पता था कि इनमें वो 4th स्टेज के कैंसर से जूझ रहे थे। और मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे किसी डिलेमा में नहीं रखना, मुझे क्लियर बताना कुछ भी है। कहते ठीक है। मेरी एज पूछी, मैंने कहा 39। देन ही टोल्ड इट्स अ ट्यूमर। मैं कहा ठीक है। उसके बाद फिर जो प्रोसेस मेडिकल प्रोसेस चले, दूसरे दिन एमआरआई कंट्रास्ट हुआ। इट वाज़ क्लियर, इट वाज़ एडिनोकार्सिनोमा, पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा, मुझे पैंक्रियाज़ का कैंसर है। और उसके बाद मैं शिफ्ट कर गई पीजीआई में। वंडरफुल डॉक्टर्स थे और वहाँ पर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी में काफ़ी इन्फेक्टेड पार्ट्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए और बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज़ डिटेक्टेड अर्ली। इट वाज़ 2nd स्टेज ग्रेड 2, बट मुझे विजिलेंट रहने को बोला गया। उसके बाद कीमोथेरेपी हुई और कीमोथेरेपी से आपको पता है वीकनेस
बहुत आती है। बट दिल में मैंने एक चीज़ ठानी हुई थी कि ये मेरा अंत नहीं हो सकता। ये नहीं, मैंने ये नहीं सोचा है, कुछ और, ऐसा नहीं। ये एक ऐसा वर्ड है, मतलब अंदर हम जब तक चल रहे हैं तब तक ठीक है, जिस दिन डायग्नोज हो गया, जिस दिन ये वर्ड हमारे कान में पड़ गया, तो हमें लगता है ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। कभी ऐसा फ़ील हुआ कि जब किसी ने सुना तो अच्छा वो वाली बीमारी? हाँ, हाँ, जो लोग कहीं अम, मैं सर्जरी करा के आई या कुछ ऐसे तो अच्छा क्या हो गया? वो वाली वो वाली बीमारी, ऐसे आहिस्ता वाली वो वाली बीमारी क्या है? फिर मैं खुद बोलती थी, मैंने कहा कैंसर है, कैंसर है। उ उसका इलाज चल रहा है, टाइम दिया है मुझे, ठीक हो जाऊँगी, इतना टाइम भी है। कितना बेबाकी से बात करते हो इसके बारे में। मैं तो बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ कि लोगों को पता हो इस बारे में, इसके बारे में पता होना चाहिए। हम अपने अंदर पता नहीं क्या-क्या लेके चलते रहते हैं, पर इसके बारे में पता नहीं होता। मेरा जो ये कैंसर था बहुत वो एक तो रेयर और दूसरा साइलेंट। मेरा भी साइलेंट और मेरे फादर साहब का भी। हमें कुछ पता नहीं कैंसर 4th स्टेज पर डायग्नोज़ हुआ उनको। और मेरा तो किसी को कोई ऐसा सिम्पटम नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ जॉन्डिस हुआ है। और उसके बाद बात अगर मुश्ताक का अक्सर की करें तो जब उनको ये चीज़ डायग्नोज़ हुई थी, जब कैंसर का उनको पता चला था, तो उसके बाद आपने मतलब खुद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आके इसके बारे में मतलब लोगों को बताना शुरू करा था। तो क्या लगता है कि सोसाइटी कितना अपने आप को इसके टुवर्ड्स अवेयर कर सकती है अगर इस पर खुलकर बात की जाए तो? काफ़ी लोग उस समय काफ़ी लोग मैं वो जब डैडी का भी कोई पोस्ट शेयर करती थी तो मैं उस समय हैशटैग करके वो बिल्कुल। ही इज़ अ फाइटर कैंसर फाइटर कैंसर ये वो मैं करती थी। तो बहुत सारे लोग थे जैसे कई रिलेटिव्स में फ़ोन आ जाते थे हमें कि क्या करती है? एक तो ये हमारे रिश्तेदार भी सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं ना हमारी ज़िंदगी। तो ये क्या करती है? ये सोशल मीडिया पे लिख रही है, इस बीमारी का नाम नहीं लेते हैं। तो ये ऐसे क्यों करती है ये? वो होता था। अच्छा अपने टाइम भी मैंने जब मैं अपनी सर्जरी करवा के आई तो मैंने बड़ी बेबाकी से लिखा कि भाई हाँ, मुझे कैंसर है और वो इस तरह से डायग्नोज़ हुआ और उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी चली और फिर रिश्तेदारों को के क्या कुछ इस फ़ील्ड से भी ये जो हमारी फ़ील्ड है आर्ट की फ़ील्ड यहाँ से भी कुछ लोग फ़ोन करते थे और वो भी मुझे डायरेक्ट नहीं मेरे बहन को या किसी को कि भाई ये क्यों बोल रही है ये कैसे क्यों बात कर रही है इस बारे में बात नहीं करते हैं। बोलने नहीं हो जाता। हाँ तो अब ऐसा कुछ मेरी बड़ी वो चलती रही बहस भी बट जब मेरी कीमोथेरेपी ख़त्म हुई थी तो आई वाज़ वेरी एडमेंट कि नहीं मुझे शेयर करना है और मैं ये शेयर ज़रूर करूँगी सबके साथ और पता नहीं कैसे ये आज का एक कह सकते हैं मौका मिल गया मुझे ये बात करने का। कि ज़िंदगी एक रंगमंच ही है, थिएटर ही है एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ कैंसर सर्वाइवर और कैंसर फाइटर। क्या संदेश देना चाहेंगी सोसाइटी? सोसाइटी को संदेश मेरी तरफ से यही है मैं तो अब इसी बात पे संदेश देती हूँ कि ये अंत नहीं है। हम इसे अंत मान लेते हैं। इस बीमारी का होना हम समझ लेते हैं कि बस इट्स अ बैटल, इंडीड इट्स अ बैटल। जंग है, हर दिन की जंग है। आप सुबह उठते हैं तो रात तक ज़िंदा रहने की जंग है। रात को सो जाते हैं तो सुबह उठने तक की जंग है। पर जंग में इतनी जल्दी हार तो नहीं मानी जाती। लड़ना है, लड़ना है तो वो पूरे अपने दम से लड़ना है। एकदम से ये लड़ाई ज़हनी ज़्यादा है, जिस्मानी का मुझे नहीं लगता दर्शकों इसके बाद मुझे आपको कुछ और कहने की ज़रूरत होगी। इस तरह के चेंज मेकर्स हम फिर लेकर आएँगे वी द चेंज मेकर्स में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।